हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, आई थिंक यू ऑल आर एक्साइटेड। ठीक है, तो लेक्चर को अच्छी तरीके से देखिएगा, जो भी एकदम अटेंटिवली होके देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़े से तिकड़म है एंड आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, एंड तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, एंड तब भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो हर चीज़ मैंने कवर की है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। भले ही आपने इन्वर्स फंक्शन नहीं पढ़ा है फंक्शंस चैप्टर में, लेकिन इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन मैंने आपको इस चैप्टर में जो भी आपको नीड है वो मैंने बता दिया है। ओके, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड try to share this lecture as much as you can, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. And also एक नई information कि मेरा जो वेबसाइट है लेट्स लर्न मैथमेटिक्स का, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जा सकते हैं। वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे, एंड हर चैप्टर के आपको स्पेशली नोट्स मिल जाएंगे जो आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आने वाले हैं। ऑलराइट, सो डू विजिट माय वेबसाइट ऑल्सो। आप गूगल पे जा कर के स्मृति मिश्रा लेट्स लर्न मैथमेटिक्स भी टाइप करोगे तो सबसे पहले जो आपको letslernmathematics.com करके वेबसाइट मिलेगी, वो मेरी वेबसाइट है। तो प्लीज़ उसको विज़िट कीजिएगा, एंड अगर नहीं होता है, नहीं मिल पाती है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हो। ठीक है, ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी जो आपके काम आएंगी, एंड ये सब फ्री में है, तो बिल्कुल विज़िट करिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो let's not waste our time and let's get started with the lecture. So students, inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions, trigonometric functions के बारे में तो आपने सुना ही है। ठीक है, 11th क्लास में आपने उसे पढ़ा भी है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, फंक्शंस अभी आपने 12th में ही पढ़ा है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। ओके, बट एक टॉपिक था जो था इन्वर्स फंक्शंस, वो आपने नहीं पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक की तो यहाँ पे बात करते हैं बाद में, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है ना। ठीक है, फंक्शंस की ही कैटेगरी में आते हैं। ओके, जैसे कि आपका लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं। पहले लेकिन बात करते हैं हम फंक्शंस की। तो फंक्शंस में आपने फंक्शंस तो पढ़ा है, बट उनका इन्वर्स क्या होता है ये आपने नहीं पढ़ा है। ठीक, अब इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन एंड इन्वर्स फंक्शंस जो होते हैं वो भी फंक्शंस ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। जब आप किसी फंक्शन को आप इन्वर्स करोगे, इन्वर्स मतलब y के जगह पे x एंड x के जगह पे y, ठीक, यही सिंपल मीनिंग होता है इसका। तो वो जो y आपने किया, y मतलब डोमेन में कर दिया एंड x को आपने कोडोमेन में कर दिया, इस तरह से कर दिया, अगर आपने बस पलट दिया, तो वो भी एक फंक्शन होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में रखने वाली है कि इन्वर्स फंक्शंस आर ऑल्सो फंक्शंस। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के बारे में बात करने वाले हो। तो पहले किसी भी फंक्शन के इन्वर्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इन्वर्स में क्या होता है, सबसे सिंपल सी चीज़ होती है। देखो, यहाँ पे आपने एक ड्रॉ किया, वही ओवल शेप अपना डोमेन, एंड यहाँ पे आपने ड्रॉ किया अपना कोडोमेन। ये हो गया A, ये हो गया B। ऑलराइट, एक फंक्शन ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे ABCD, एंड ये हो गया 1 2 3 4 5। ओके, तो फंक्शंस की आपकी डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन में क्या होता है, 2 पॉइंट्स बस खाली आपके कवर होने चाहिए तो वो फंक्शन आपका हो जाएगा। वो होता है कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए B के अंदर, यानी कोडोमेन के अंदर। तो चलो A की मान लो 1 है ऐसे, B की 2 है, C की 3 है, एंड D की आपकी 4 है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो रही है। बट एक आप चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, सेकंड जो आपका है,
सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं। ये तो पूरा पूरा हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है, किसी भी एक जो है कि आपका जो दिया हुआ है एलिमेंट ए के अंदर, उसकी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 2 इमेज भी यहाँ पे नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी की 2 भी है एंड बी की 3 भी है इमेज, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, ठीक। तो चलो अब इसे पलट देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, है ना। यानी कि बी के जगह पे ए एंड ए की जगह पे बी। तो चलो, ये हो गया आपका बी एंड ये हो गया आपका ए। इसे बना दिया कोडोमेन, इसे बना दिया डोमेन। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे आपके 1 2 3 4 एंड 5 एंड इसमें आ जाएंगे ए बी सी एंड डी, ठीक है। बट जो रिश्ता बन रहा है जिस एलिमेंट का जिस एलिमेंट के साथ, वो तो वही रहेगा, वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे ना। रिश्ते को तो हम बदल नहीं पाएंगे, भले ही पोजीशन हमने चेंज कर दी, पलट दिया, ठीक। तो अब 1 क्या हो जाएगा, ए के साथ था, बी 2 था एंड 3 सी वाला हो गया, सी के साथ 4 जो था डी का, ठीक। 5 का कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पे बनी चीज़ें आपकी। अब देखो, आपने इसका इन्वर्स किया तो इन्वर्स फंक्शन ये हो गया, इट इज़ व्हाट, ये सिर्फ एक फंक्शन है एंड ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है। ओके, कोई भी ये फंक्शन है, मान लीजिए ये फंक्शन है, ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। अब इसमें क्या किया है, देखो वही 2 पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। सारे के सारे ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज होनी चाहिए किसके अंदर, इसके अंदर, ए के अंदर, है ना। एंड दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि हर एक की भाई एक ही इमेज होनी चाहिए। तो चलो ये पॉइंट तो, दूसरा वाला पॉइंट तो फुलफिल हो रहा है। बट देखो यहाँ पे क्या सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, 5 की तो भाई नहीं बन रही है इसके अंदर, है ना, क्योंकि रिश्ता उसी तरीके का है भाई। हम ये नहीं, अब रिश्ता नहीं पलट सकते कि ए को अब 2 के साथ कनेक्ट करा दे एंड दूसरे के साथ कनेक्ट करा दे, नहीं, वो कनेक्शन उनका वही रहेगा, बस उनकी पोजीशन जो है चेंज हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन जाएगी एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बन जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, तो ये चीज़ आपको इन्वर्स के अंदर समझनी है कि वो जो रिलेशन बीच में बन रहा है ना, वो नहीं चेंज होने वाला है। ओके, तो देखो यहाँ पे बस 5 बचा है। तो जब 5 बच गया तो ये कैसे फंक्शन हो सकता है, ये इन्वर्स आपने लिया, लेकिन ये इन्वर्स फंक्शन क्या, एक इन्वर्स जो बना है फंक्शन का, वो क्या एक फंक्शन है, फंक्शन की जब वही नहीं फॉलो कर रहा है, रूल ही नहीं, तो वह फंक्शन नहीं होगा भाई, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, इन्हीं केसेस में थोड़ा सा आपको जो है कि ऐसे करना पड़ता है, चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है कि आप जो सारी चीज़ें हैं फंक्शन की, उसको थोड़ा सा फुलफ़िल कर पाओ एंड फंक्शन का इन्वर्स भी निकाल पाओ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब यहाँ पे चीज़ों की। देखिए, ये तो छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट जिसमें हम कर सकते हैं, जिनकी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, वो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। जैसे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा, वो हम ले लेते हैं साइन थीटा, ठीक, y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारा सबसे पहला फंक्शन हो जाता है। अब इसका जो ग्राफ बनता है उसको देखिए सबसे पहले, वो कैसे बनता है, ठीक। आपकी जो होती है एक y एक्सिस एंड ये आपकी हो जाती है x एक्सिस, ठीक है, ये चीज़ बनी। तो अब देखो यहाँ से इस तरह से आपका ग्राफ बनते चलता है, आपको पता भी होगा, है ना। एंड आप देखिए यहाँ पे जब आप 0 रखते हो, यहाँ पे π/2 रखते हो, यहाँ पे आपका पाई आता है, ठीक, यहाँ पे आपका 3π/2 आता है, ठीक, यहाँ आपका 2π आ जाता है, ठीक, यहाँ पे आपका 5π/2 आ जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका 3π आ जाता है। ये सारी चीज़ें आती हैं एंड आपका यहाँ पे 1 होता है एंड यहाँ पे -1 होता है। आपको ये पता है कि साइन के किसी भी कोई भी एंगल इसमें डालोगे जब, तब आपको हमेशा -1 एंड 1 के ही बीच की वैल्यूज़ मिलने वाली होती हैं, ठीक। तो मतलब इसका जो डोमेन हो जाता है
वो क्या हो जाएगा, डोमेन जो उसका होता है उस पर ध्यान देने वाली बात है। डोमेन जो है देखो 0 से लेके आप हर चीज़ अनंत तक रखोगे। यहाँ तो मैंने ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे फिनिश कर दिया है, ठीक है, उतना लंबा तो अब मैं बनाती नहीं चली जाऊँगी। बट अब आप देखो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस जो है उसमें इन्वॉल्व होता है ना, पीछे भी इधर भी इन्वॉल्व होता है। मैंने पीछे बनाया नहीं है बट इन्वॉल्व कर लो उसे भी, ठीक। ये है पूरा ऐसे पीछे चलता चला जाता है। तो ये जब ऐसे बनता है ग्राफ तो आप देखो इसका जो डोमेन होगा वो तो आपका आराम से आप कह सकते हो ना रियल नंबर्स यानी कि आर होगा, ये तो कह सकते हो। एंड इसका रेंज क्या होगा, रेंज देखो, रेंज जो आपका आएगा दैट विल बी फ्रॉम -1 से 1 तक, ठीक। ये है आपका -1 एंड ये 1 तक, ऐसे आपका रेंज बनेगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी डोमेन रेंज बन रही हैं इसके अंदर। तो अब आप देखो इसमें डिस्टर्बेंस कहाँ पे आएगी। अब आप इसे पलटो, ठीक, रेंज को डोमेन एंड डोमेन को रेंज बना दो, ठीक। तो ये चीज़ जब आप करोगे तब आप देखो क्या आपको मिलेगा। आपने इसको पलट दिया पूरी तरह से, वही इन्वर्स वाला काम किया। तो देखो -1 से 1 तक आपने ले लिया डोमेन को एंड कहाँ से आर जो है कि आपका वो हो गया आपका उसमें चला गया, रेंज के साइड चला गया। तो अब आप देखो -1 जो होगा वो कितने सारी वैल्यूज़ जो है कि देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो देखना कि जो π/2 है उस पर भी 1 आता है, ठीक। 5π/2 पे भी 1 आता ही आता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, -1 किस पे 3π/2 पे आता ही आता है, ठीक। एंड आगे भी सब पे यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी उस पे आएगा ही आएगा, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ थोड़ा सा बनेगा, देख लेना, ओके। तो अब देखो यहाँ पे कि 1 जो है कि वो कई सारी वैल्यूज़ पे आ रहा है बार बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब पलटोगे तो 1 जो है कि इस तरह से जाएगा ना, डाइवर्जिंग इस तरह से कि 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 की वैल्यू π/2 भी आपको मिलेगी यहाँ पे। एंड जब उल्टा करोगे, उसकी बात मैं कर रही हूँ कि अभी तो ये रेंज के अंदर है, लेकिन जब इस रेंज को आप डोमेन समझ लो तो 1 की वैल्यू π/2 भी आएगी और क्या आएगी भाई 5π/2 भी आएगी, है ना। एंड जब ग्राफ आगे बढ़ाते जाओगे तो और भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी, है ना। तो यहाँ पे तो आप समझ लो कि 2 वैल्यूज़ भाई आ गई। ऐसे ही -1 के भी केस में, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर -π/2 होगा, है ना। तो -π/2 पे -1 जो है कि वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है। तो -1 मिल रही है तो देखो आप जब -1 को डोमेन में डाल दोगे तो आपको क्या -π/2 वैल्यू मिलेगी ना। एंड 3π/2 पे भी आपको जो है कि -1 वैल्यू मिलने वाली है 3π/2 पे, ऑलराइट। तो इस पे भी देखो 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो यही देखो ये 1 मेनी टाइप का फंक्शन हो गया, ठीक। तो 1 मेनी तो कोई फंक्शन ही नहीं होता है भाई, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। मेनी 1 फंक्शन भले पढ़ लिया बट हमेशा ये पढ़ा है कि फंक्शन होने के लिए हमेशा जो डोमेन में एलिमेंट है यानी कि जो 1 है वो डोमेन के अंदर डाला है अभी आपने इन्वर्स होने के लिए। तो 1 जो है उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए, जबकि यहाँ पे 2 इमेजेस बन रही हैं, है ना। दिक्कत तो भाई आ रही है, इन्वर्स कैसे करें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब इस तरह की दिक्कत आ रही है। ऐसे ही -1 के भी केस में आ रही है ना। तो ये इस तरह की कई सारी इमेजेस देगा, डोमेन के हर एक एलिमेंट काफ़ी सारी आपकी इमेजेस बना देंगे, जबकि एक ही इमेजेस बननी चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को पहले हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कि वो डिफाइन करेंगे, ओके। अब ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी हो रही है, हमारा इन्वर्स फंक्शन बनाने में दिक्कत कर रही है, उसे हम एक तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अपने ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ठीक। अपने ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो अगर आप ग्राफ की उतनी ही वैल्यूज़ लो जहाँ पे आपका फंक्शन, जहाँ से मेनी 1 फंक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेनी 1 हो रहा है क्योंकि
कई सारी जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। मैनी वन हो रहा है कौन सा फंक्शन, साइन थीटा वाला फंक्शन। बस अभी इसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ठीक, यहाँ पे तो हमने इन्वर्स किया तो देख ही लिया कि नतीजे हमें क्या मिल रहे हैं, तो हमें दिमाग घूम गया, समझ नहीं आ रहा है हम करें क्या। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि ये जो साइन थीटा है ना वो मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन मतलब कि कई वैल्यूज़ जो आपकी हैं x की, उस पर आपको y की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिल रही है। मतलब ये हो जा रहा है यहाँ पे कहने का कि ये इस तरह से कुछ हो रहा है। जैसे मान लो π/2 है और क्या था 5π/2 है। ठीक, दो ही वैल्यूज़ ले लेती हूँ, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दैट इज़ 1 आपको ये मिल रही है, एक वैल्यू। तो मैनी वन अगर ना हो ये तो फिर पलटेंगे जब तो वन मैनी भी नहीं होगा, है ना। वन मैनी ही तो प्रॉब्लम है। अगर मैनी वन वाली प्रॉब्लम यहीं पे इसमें साफ कर दूँ, शॉर्ट आउट कर दूँ, तो फिर जब पलटोगे इसको तो वन मैनी भी नहीं होगा, है ना। अब इसको पलटोगे तो वन मैनी हो जाएगा। मैनी वन को पलटने पे क्या मिलेगा, वन मैनी मिलेगा। मैनी वन को पलटने पे वन मैनी मिलेगा। तो वही वन मैनी हमें ना मिले, इसके लिए हमें ये जो मैनी वन वाला है इसी को यहाँ पे खारिज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके, सो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा तरीका होता है कि जब भी आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो हमेशा जब आप कोई हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो इस पे, तो हमेशा देखो कि यहाँ पे x की वैल्यूज़ होती हैं, आपको पता ही है, ये तो x एक्सिस है, ये y है। ठीक है, तो x की एक वैल्यू मिली एंड x की दूसरी वैल्यू मिल गई, है ना। x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। तो जब भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे किसी भी कर्व पे, किसी भी ग्राफ पे, है ना, तो जब दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, दो पॉइंट्स पे कट करेगा वो हॉरिजेंटल लाइन, तो आप समझ लेना कि दैट फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन है वो। ठीक, अब यहीं पे देखो, यहीं पे हमारी प्रॉब्लम का सलूशन बस आने वाला है, बस तुरंत आने वाला है। अब आप देखो इस ग्राफ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं ऐसे यहाँ पे यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन खींच रही हूँ, थोड़ा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन खींची, क्यों खींची, अब देखो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन इतने रेंज में, किस रेंज में, ये वाला रेंज मत समझना, ये रेंज मतलब यहाँ पे इतना गैप जो है, ठीक, -π/2 से लेके π/2 के बीच में अगर आप देखो, आप लाइन ड्रॉ करो, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जो बन रहा है ग्राफ, अगर इस पे हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ करो तो आप देखोगे y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे मत देखना, सिर्फ देखना कर्व को कितने पॉइंट पे, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, सिर्फ अगर ऐसे ड्रॉ करोगे सिर्फ एक पे, इधर भी ड्रॉ करोगे सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेगा, इधर भी ड्रॉ करोगे सिर्फ एक पॉइंट पे, मतलब पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ ऐसे आ रही है वो सिर्फ ऐसे हॉरिजेंटल ड्रॉ करने पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। जबकि जब ऐसे कर्व ऐसे घूम के आ रहा था तो ऐसे जब कर रहे थे तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, तो 2 पॉइंट पे कट करेगा मतलब मैनी वन है, एंड जब ऐसे ही 1 पॉइंट पे कट करेगा तो मतलब वो मैनी वन नहीं होगा, 1 to 1 ऐसे कनेक्शन होगा। ओके, सो अब देखो पहली चीज़, ये 1 to 1 वाला कनेक्शन हो जाएगा जब आप इतने ही दायरे में लोगे, इसीलिए हमने क्या कर दिया, एक रिस्ट्रिक्शन बना दिया। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि हम जो लेंगे डोमेन में, इसके सबसे पहले इसके डोमेन में ही तो सुधार करना पड़ेगा, है ना, तो वो रियल नंबर नहीं लेंगे, चलो हम ऐसे उस पर ले लेते हैं, ऐसे दायरे तक ले लेते हैं डोमेन, रियल नंबर का ही एक सबसेट उठा लेते हैं जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो मैनी वन ना बन रहा हो, क्योंकि सारी प्रॉब्लम हमारी मैनी वन से ही खड़ी हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, नया ग्राफ बना लेंगे एंड हमारा इसमें जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -π/2 से π/2 तक, एंड उसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। अब देखो यहाँ तक इसे लिया एंड ये आपका यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ा गया है, देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, तो अब देखो इस तरह का कुछ बनेगा, यहाँ पे आ गया आपका π/2 एंड दिस वन इज योर -π/2। ऑलराइट, अब ये π/2 है, ये -π/2 है,
तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन कितनी भी आप ड्रॉ कर लो, सिर्फ एक और एक पॉइंट पे कट करने वाली हैं। ऑलराइट, अब ये देखो ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1। ठीक, तो इस केस में आपका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका -π/2 से लेके π/2 तक, एंड जो आपका रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -1 से लेके 1 तक। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डोमेन को जो है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। किसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वही वैल्यू हम लेंगे जहाँ पे फंक्शन मेनी-वन नहीं है। ठीक, अब आपके मन में एक और सवाल खड़ा होगा कि मैम यहाँ पे देखिए आपने ये वाला पोर्शन तो ले लिया, लेकिन इस वाले पोर्शन में भी तो देखिए सिर्फ अगर इतना ले लूँ मैं π/2 से 3π/2 तक, तब भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन करूँगा, तब भी तो मेरा वही आएगा, है ना, तब भी तो मेरा एक ही एक वैल्यू आएगा। अच्छा मैम ठीक है, इसे छोड़िए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक 3π/2 से 5π/2 तक लेते हैं, तब भी तो हमारा जब हॉरिजॉन्टल करेंगे तब भी हमारा मेनी-वन नहीं होगा, एक 1-1 टाइप का हमें मिलेगा, है ना। तो आपको इसमें दिक्कत आएगी कि अरे ये तो काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, सिर्फ और सिर्फ यही सेक्शन क्यों उठा लिया। तो देखो ये एक सेक्शन, इसमें कन्फ्यूजन आई थी जब ये चीज़ बन रही थी। ठीक, जब आपको इन्वर्स फंक्शन सिखाने के लिए ये चीज़ समझी जा रही थी तब ये वाली दिक्कत आई थी कि भाई हम बहुत सारे सेक्शंस इस तरह से उठा सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही -π/2 से लेके π/2 तक का ही सेक्शन उठाएं, बट सब जब वही ना बोला जाता है, जब एक स्टैंडर्ड चीज़ आप स्केल आती है, स्केल यूज़ करते हो तो सब उसी पैमाने पे यूज़ करते हो। ठीक है, पैसे हैं, रुपए हैं, तो सब एक ही जैसी नोट यूज़ करते हो, तभी आप जो है कि उसमें काम अच्छे से आपका चल पाता है ना। तो यही स्टैंडर्ड चीज़ बनाई गई कि जो भी कोई वैल्यू लेगा वो -π/2 से π/2 तक का ही हम मान के चलेंगे। ठीक, और कोई सेक्शन को एक स्टैंडर्ड सेक्शन नहीं लिया गया, इसी को लिया गया एंड बोला गया कि सब लोग यही मानेंगे तो सबके आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बस काफ़ी सारे सेक्शंस में तो वही चीज़ आती है, बात आपकी बिल्कुल सही है, बट अब कन्फ्यूजन ना हो सबके अंदर कि कोई सेक्शन ले ले एंड कोई दूसरा इंसान कोई और सेक्शन ले ले एंड आंसर शीट में देखो तो मैच ही नहीं कर रहा है आंसर। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, सही आप भी हो, सही वो भी है, एंड वही चीज़ आपके लौट पट के आनी है, बट आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि स्टैंडर्ड क्यों बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली थी एंड सब लोग एक ही जैसी चीज़ यूज़ करें, इसलिए। तो देखो यहाँ पे -π/2 से π/2 इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये फर्स्ट सेक्शन जो हमें सबसे मिला वही हमने उठा लिया। ऑलराइट, तो ये हो गया डोमेन एंड ये हो गया रेंज। तो सबसे पहले हमने साइन थीटा जो साइन फंक्शन है हमारा, उसका डोमेन एंड रेंज जो है कि चेंज किया। अब इसको पलटो तो आपको जो है कि इन्वर्स मिल पाएगा। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको यहाँ इस साइड में इरेज कर दे रही हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल क्या लेना है, बस ऐसे ही दो सेट्स ले लेंगे हम, ए एंड बी। ओके, अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी मान लो इसके एलिमेंट्स हैं एंड इसके हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब देखो यहाँ पे ए का 1 है एलिमेंट, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का जो है कि वो आपका हो जाएगा, डी का भी आपका 3 ही है। ओके, इस तरह से आपका कुछ फंक्शन बन रहा है। तो ए बी सी डी यहाँ पे जो है कि सारे के सारे एलिमेंट्स तो इंक्लूडेड ही हैं, ये तो पता ही है फंक्शन की आपकी जो लिमिट्स हैं, जो आपकी कंडीशंस है वो सारी फुलफिल हो रही हैं यहाँ पे। एंड दूसरी चीज़, हर एक एलिमेंट जो सेकंड कंडीशन होती है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। ओके, अब देखो, अब इसका अगर पलट दें इसे, ठीक है, इन्वर्स इसका कर दें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें फुलफिल करनी होंगी। ठीक, एक थ्रू एन एग्जाम्पल ये तो मैंने बता दिया, बट अभी इसी की हेल्प से आपको पूरी तरह से चीज़ें नहीं समझ पाएंगी, तो फिर से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पे ए बी सी डी। तो ये पूरा हो गया। अब इसे पलट दो मतलब के डोमेन को रेंज कर दो, रेंज को डोमेन कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे रब कर रही हूँ फिलहाल। अब देखो यहाँ पे जब आप करोगे इसे, तब 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ लेना पड़ेगा, बी को
उसमें डोमेन में लेना पड़ेगा एंड ए को रेंज में लेना पड़ेगा। अब देखो ए बी सी डी आपका ये है। ओके, ये चीज़ आपकी बन गई। अब आप यहाँ पे देखिए कि मेनी वन जो बन रहा है, ठीक, मेनी वन वाली जो यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे जो आपको दिक्कत आ रही थी, उसमें देखो कि 1 2 3 जो हो जाएगा उसकी क्या हो जाएगी भाई, इसमें रेंज जो है वो कहाँ तक है, वो 1 2 3 ही है आपकी रेंज, ठीक, ये ध्यान रखना। ये तो कोडोमेन था, तो 1 2 3 तो आपकी रेंज ही है। तो अब देखो 1 से ए का था एंड 2 बी का था एंड सी एंड डी का जो है कि वो 3 से था, तो 3 का सी एंड डी से, दोनों से था। अब देखो यहाँ पे 1 मेनी बन गया ना, दिक्कत आ गई ना। तो अब आपको जो है कि पहले ही अपने इस फंक्शन को इस तरह से बना देना होगा कि मेनी वन वाला केस आए ही ना। जब मेनी वन वाला केस जो है कि रिमूव हो जाता है तभी तो फिर 1 मेनी नहीं बनेगा पलटने पर, एंड 1 मेनी नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत सॉल्व, ठीक। यही चीज़ यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी हो रही थी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ हटानी पड़ेगी। ये है तो हम अपने डोमेन से जो है कि डी को निकाल दें, जिसमें कि आपका जो है कि सी जो है वो सिर्फ आपको 3 दे, है ना। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें आप क्या करोगे, अपने डोमेन को अगर आपको कहा जाए कि आप बनाओ इसे किसी भी तरीके से, आप पूरी तरह से इसे वो बनाओ, फंक्शन बनना चाहिए, इन्वर्स करने के बाद भी आपका पूरी तरह से फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए फंक्शंस की कंडीशन। तो आप क्या करोगे कि ए लिखोगे, बी लिखोगे एंड सी लिखोगे बस डोमेन के अंदर, क्योंकि चेंजेस जो आपको पहले लाने पड़ेंगे वो आपके ओरिजिनल फंक्शन के अंदर ही लाने पड़ेंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स करोगे। इन्वर्स में कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ भी मैंने जो चेंज किया वो साइन फंक्शन में ही किया, ना कि साइन इन्वर्स फंक्शन में किया। साइन इन्वर्स फंक्शन तो अभी हम लोगों ने देखा भी नहीं है कि कैसे वो बनेगा, है ना। सिर्फ जो चेंज लेके आए हैं वो साइन फंक्शन में लेके आए हैं। तो जो भी चेंज करते हैं वो फंक्शन के अंदर करते हैं, ना कि उसके इन्वर्स के अंदर। इन्वर्स का नतीजा देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है, तभी सोचते हैं कि इसके अंदर क्या करें कि इन्वर्स करने पर भी ये फंक्शन बने, ठीक है। ये कहने की बात है। तो हमने क्या सोचा कि हम चलो डी को हटा देते हैं, है ना, इसमें बस डोमेन को इसमें रखते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 2 3, ठीक। तो इस टाइप से A1 हो जाएगा, 2 का B हो जाएगा एंड 3 जो है कि वो C का हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मेनी वन वाली समस्या को हटाने के लिए, जब कोई फंक्शन मेनी वन नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो 1 1 बनना चाहिए, है ना। एंड दूसरी चीज़, मतलब आपका जो है कि ये जो चीज़ है आपकी मेनी वन हटाने वाली, वो 1 1 से ही फुलफ़िल हो पाएगी। मतलब आपको फंक्शन को 1 1 पूरी तरह से बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो आपकी होगी वो होगा कि आपका जो भी रेंज आ रहा है, ठीक, रेंज आ रहा है मतलब कि जो आपका कोडोमेन एक तरह से आप ले रहे हो, ठीक। कोडोमेन शुड बी इक्वल्स टू रेंज बोलते हैं ना ऑन टू में, मतलब कोई भी लास्ट आपका फंक्शन जो है चीज़ें बचे ही ना। जैसे कि इसमें 4 5 6 आपकी बच रही थी ना, तो जब आप पलट रहे हो, ठीक, पूरी तरह से इसको जब आप रिवर्स कर रहे हो तो 4 5 6 इसमें बच रहा है, तो वो दिख रहा है कि ए के अंदर भी बच रहा है ना। तो अब इसके अंदर ये बचना नहीं चाहिए, वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब कि कोडोमेन आपका जो है कि वो रेंज के बराबर होना चाहिए, ऑलराइट। तो इसीलिए वो ऑन टू भी होना चाहिए फंक्शन को। तो हमेशा जब भी कोई एक फंक्शन को आप 1 1 भी बना दोगे एंड ऑन टू भी कर दोगे, देन वो फंक्शन क्या आपका हो जाएगा, वो बाइजेक्टिव बन जाता है। ये तो पता ही है सबको। एंड बाइजेक्टिव जब बनेगा तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट मीन्स इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ऑलराइट। तो आई थिंक समझ में आ गया है, ओके। सो जो भी नोट डाउन करना है कर लो, फिर हम साइन इन्वर्स फंक्शन को देखते हैं। अब देखिए, इसे मैं रब कर देती हूँ, फिर साइन इन्वर्स फंक्शन करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ x, ये एक फंक्शन बनता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है कि साइन को इधर इन्वर्स कर दिया गया है,
इधर तरफ ले जाया गया है एंड y के प्लेस पे साइन इनवर्स ऑफ y थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे एक तरह से मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, ठीक है। यहाँ पे मैंने y की जगह पे x यूज़ कर लिया एंड थीटा की जगह पे y यूज़ कर लिया, ओके। यही यहाँ पे कहने का सेंस है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे साइन इनवर्स के ग्राफ में आप देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो होती है कि आपका जो y एक्सिस की चीज़ें हैं वो x एक्सिस पे आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये x एक्सिस था, ठीक है, और ये था आपका y, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपकी जो है कि y तो इसे पुट करोगी, इसे x ही पुट करोगी, बट आप जो है कि वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दोगी, ओके। जैसे कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका π/2 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा -π/2, ओके। सो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो सोचो कि साइन की 0 से लेकर के 90 तक के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको पता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो आप देखो साइन ऑफ, आप सबसे पहले जानते हो 30 डिग्री, है ना, यानी कि π/6, ठीक। तो साइन π/6 क्या होता है हाफ, है ना। ऐसे ही 30 डिग्री जानते हो, फिर 60 डिग्री जानते हो, यानी कि साइन ऑफ π/6, तो ये हो गया π/3 हो जाएगा। तो साइन ऑफ 60 डिग्री विल बी √3/2, है ना। साइन ऑफ 45 डिग्री भी पता है आपको, ये तो हम लोग भूल ही गए थे, π/4 इट इज़ इक्वल्स टू 1/√2, है ना। इस तरह से आपको चीज़ें पता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जब उल्टा करोगे तो वैल्यूज़ जो होंगी 1/2, √3/2 ये सारी x एक्सिस पे होंगी, है ना। एंड जो आपका π/4, π/6, π/3 ये सब आएगा वो y एक्सिस पे आएगा, है ना। ये सब के सब छोटे हैं किससे, इससे आपके π/2 से। तो अब देखो अगर आप हाफ वैल्यू रखते हो तो आपका π/6 आता है, ठीक। हाफ वैल्यू यहाँ पे एकदम आधी रखी तो क्या आया, 6 आया। π/6 मतलब के कुछ लगभग आपकी किसके आसपास वैल्यू हो जाएगी, 30 डिग्री है तो इस टाइप की कुछ आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, यहाँ पे आसपास। अब देखो π/3 जब रखोगे, यहाँ पे √3/2 जब रखोगे तब ऐसे कुछ वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। एंड 1 रखा तो आपने वो पाया ही, ठीक, पाए तो पाया ही। ऐसे ही 0 रखा, है ना, एंड ऐसे ही इस तरह से आपके ग्राफ को बनते चले आएंगे डिज़ाइन, ठीक। आप एक एक वैल्यू रख के देख लो। यहाँ पे तो मैंने रखी थी वैल्यू सारी, जब आप हाफ रखोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक। ऐसे ही आप π/3 रखोगे, √3/2 रखोगे तब आपको π/3 वैल्यू मिलेगी, जो भी कुछ आसपास होगी π/2 के, है ना। π/3 यानी कि 60 डिग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड आप डेसिमल में भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक, तो उससे भी मेजर कर सकते हो। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा कि आपको इस तरह का कुछ मिलेगा। अगर हम इसे ऐड कर दें पूरे को तो इस तरह का कुछ आपको डिज़ाइन मिलने वाला है। ऑलराइट, यहाँ पे हम x क्या रख रहे हैं, x को हमेशा याद रखो, x रख रहे हैं हम 1/√2, हाफ रख रहे हैं, √3/2 रख रहे हैं, जिस पे हमें y की वैल्यू मिल रही है। y की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू हमें मिल रही है π/4 मिल रही है, π/6 मिल रही है, π/3 मिल रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो x की कुछ वैल्यूज़ रख रहे हैं तो y की मिल रही है। तो इस तरह का हमें ग्राफ कुछ समझ में आ रहा है। ऑलराइट, इस तरह से है। ये थोड़ा सा नीचे हो गई वैल्यू, देख लो अब। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो समझ में आ रहा है मुझे, बट आपको याद करने का तरीका क्या होगा, ठीक, ये तो समझ में आ गया। एंड हाँ, इसका डोमेन भी लिख लो। डोमेन ठीक उल्टा हो जाएगा उसी का जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डोमेन हो जाएगा इसका -1 से लेके 1 तक, ठीक है। एंड रेंज हो जाएगा इसका आपका -π/2 से लेकर के π/2 तक। ऑलराइट, आई थिंक ये भी समझ में आ गया। एंड सबसे मेन चीज़, कैसे आपको इसको याद करना है, कैसे आपको मेमोराइज करना है। देन आप देखो, इसका डोमेन एंड रेंज नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट, फिर मैं इसको समझाती हूँ कि कैसे आपको याद करना है, रिलेट कैसे करना है इससे।
ओके, आई थिंक हो गया होगा। सो सबसे पहली चीज़, आप इसे ड्रॉ किया आपने लाइन ये, ठीक है, एंड ग्राफ ड्रॉ किया किसका, साइन का। ये जो साइन का ग्राफ है ये तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले आप एक y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उससे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक। y इज इक्वल्स टू एक्स स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपने ड्रॉ तो किया, ठीक, बट एक दूसरी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करने का मतलब है कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करने को आपको कह रही हूँ, ठीक, यहाँ बीचों बीच। तो अब जो है ये जो भी ग्राफ है, जो भी कर्व आ रहा है, इसकी जस्ट आपको मिरर इमेज लेनी होती है, ठीक है। जैसे कि आपका जो ग्राफ था वो क्या आ रहा था, आपका ग्राफ आ रहा था कुछ इस तरह से, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड ऐसे जाता है ग्राफ आपका, है ना। मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, इस तरह से जाता है ग्राफ आपका। तो जो आपका ऑपोजिट इसके जस्ट इन्वर्स ग्राफ आएगा वो इसका मिरर इमेज अगर आप लोगे तो मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से बनेगा एकदम। देखो ये बीच में लाइन है, ठीक है, बीच में ये वाइट कलर की लाइन है ऐसे। अब देखो ब्लू वाला पार्ट और ये येलो वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट जो है कि ये साइन इन्वर्स वाला है एंड ये जो है वो साइन वाला है, ठीक। तो इसका जस्ट मिरर इमेज मैंने बना दिया। एंड अब इसका देखो, ये जो है कि अब इस वाले का, नीचे वाले पार्ट का, नीचे वाले पोर्शन का ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली में ये इस तरह से कुछ बन रहा है ना, इस तरह से जब हमने ड्रॉ किया है लाइन को तो इस तरह से कुछ हमारा फंक्शन जो है कि वो बन रहा है, ओके। बस तो ये देखो बस मिरर इमेज है, एकदम मिरर इमेज है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो भी लिया है आपने एंड ये है साइन थीटा आपका, ठीक। तो ये वाली चीज़ें आपकी मिरर इमेज एकदम सेम टू सेम बन रही है। तो आप देखो जब भी आप इसका मिरर इमेज लोगे, ग्राफ बनाओगे, ठीक, तो आपको मिल जाएगा क्या, साइन इनवर्स। बीच में से लाइन ड्रॉ कर देना एंड सीधे सीधे ग्राफ बना देना, ओके। वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट नहीं की हैं तो यहाँ से दो देख ही लो, ठीक है। वैल्यूज़ तो पता ही है, बस इसको याद करने का तरीका है कि हमेशा y इक्वल्स टू एक्स जो है कि लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, ठीक है, ओरिजिन से पास करता हुआ एकदम, एंड बस हर एक पार्ट जो कर्व का है उसका आप मिरर इमेज ले लो। जैसे ये वाला पार्ट है तो उसका ये हो जाएगा एंड ये वाले पार्ट का मिरर इमेज ये वाला हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई थिंक समझ में आ गया साइन इनवर्स का। ऐसे ही सेम टू सेम कॉस इनवर्स भी है, ठीक है, एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो भी हैं, ठीक। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जितना भी कवर किया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो बेसिक्स है एंड स्पेशली जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का बेसिक्स है वो आपको सब कुछ समझ में आया है। एंड अगर नहीं आया है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो आप इस चैप्टर को बहुत ही गंभीरता से लीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन नहीं समझ में आया अगर, तो आगे का चैप्टर आपका अच्छा जाने वाला नहीं है। तो इसका फर्स्ट लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बार बार देखिए, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट तो है ही, आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपकी जो है डाउट के लिए सभी बच्चों के एक वीडियो स्पेशली डाउट्स पे बनाऊँगी, ओके। सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सारे जितने भी डाउट्स हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे ज़रूर आप बताइए बेझिझक होके, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।